तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसी जानकारी से करते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। सच बताएं तो अगले 10 से 20 सालों के अंदर इंसानियत एक बिल्कुल नया और बड़ा इतिहास रचने जा रही है। हमारे कदम बहुत जल्द एक दूसरे ग्रह पर पड़ने वाले हैं। और देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिस पर आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मार्स की, यानी मंगल ग्रह की। पर सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर हमें अपनी इतनी खूबसूरत पृथ्वी को छोड़कर किसी अनजान वीराने ग्रह पर जाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा पर सच में डरावना सवाल उठता है। क्या हमारी पृथ्वी हमेशा ऐसी ही सुरक्षित रहेगी? जब हम आसपास की खूबसूरती और शांति को देखते हैं तो लगता है सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर कॉस्मोस के यानी इस पूरे ब्रह्मांड के चश्मे से देखा जाए तो हमारा ये अकलौता घर बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। ब्रह्मांड में ऐसी बयान न की जा सकने वाली घटनाएं हो सकती हैं जो एक झटके में सब कुछ खत्म कर सकती हैं। और यही वो कड़वी सच्चाई है जो हमें मजबूर कर रही है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नए रास्ते खोजने पर। और खैर, ये डर हवा में नहीं है, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। जरा सोचिए, करीब 6 करोड़ साल पहले क्या हुआ था। सिर्फ एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया और उस एक भयानक टक्कर ने पूरी की पूरी डायनासोर प्रजाति का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। अगर ऐसी कोई कॉस्मिक आफत आज हमारे ऊपर आ जाए तो पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता बस एक पल में राख हो जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिकों का यह पुख्ता मानना है कि अगर इंसानियत को लंबे समय तक जिंदा रहना है तो हमें एक मल्टी प्लानेटरी स्पीशीज बनना ही पड़ेगा। यानी हमें एक से ज्यादा ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसानी होंगी, ताकि अगर पृथ्वी पर कोई तबाही आए तब भी इंसानियत का वजूद बचा रहे। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब मान लीजिए हमें पृथ्वी छोड़नी ही है, तो सिर्फ मार्स ही क्यों, कोई और ग्रह क्यों नहीं? हमारे सबसे करीबी पड़ोसी वीनस यानी शुक्र ग्रह को ही ले लीजिए। वहां का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और वहां सल्फ्यूरिक एसिड के जहरीले बादल हैं। वहां कदम रखने का मतलब है तुरंत मौत। उसके मुकाबले अगर देखें तो मार्स का वातावरण काफी उम्मीद जगाता है। मार्स पर एक दिन लगभग 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। वहां मौसम आते जाते हैं, पोल्स पर बर्फ जमी हुई है और सबसे जरूरी बात, वहां एक सॉलिड ठोस जमीन है जिस पर चला जा सकता है और स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। बस इसी वजह से पूरे सोलर सिस्टम में मार्स ही हमारा सबसे बेहतर और अकेला विकल्प बनता है। पर देखिए, मार्स तक पहुंचना कोई छोटी आम बात नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22.5 करोड़ किलोमीटर। ये वो औसत दूरी है जो पृथ्वी और मार्स के बीच मौजूद है। एक इतनी विशाल और डरा देने वाली दूरी जिसे पार करना ही इंसानियत के बचाव के लिए सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल कदम होगा। ये सच में सिर्फ एक फिजिकल दूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरहद है जिसे पार करने पर हमारे अस्तित्व की एक बिल्कुल नई शुरुआत होगी। अब इस लंबे सफर की कठिनाइयों पर थोड़ी बात करते हैं। सच्चाई बहुत ही कड़ी है। यहां पृथ्वी से निकलकर मार्स तक पहुंचने में लगातार 7 से 9 महीने लग जाते हैं। और क्योंकि ये दोनों ग्रह सूरज के चक्कर अपनी अपनी अलग स्पीड में लगाते हैं, इसलिए लॉन्च करने का एक सही समय, जिसे लॉन्च विंडो कहते हैं, वो हर 26 महीने में सिर्फ एक बार खुलता है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, शुरुआती मिशंस के लिए ये बेसिकली एक वन वे टिकट होने वाला है। अगर इस लंबे सफर में कुछ भी गलत हो गया तो घबराकर तुरंत वापस लौटाने का कोई रास्ता वहां नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि सफर पूरा किया और हम मार्स पर सेफली लैंड कर गए, तो क्या सारे खतरे वहीं खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली आफत तो वहां की हवा ही है। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% थिक है और उसमें से भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, जो हमारे लिए पूरी तरह से जहरीली है। अगर वहां किसी ने गलती से भी अपना स्पेस सूट उतार दिया तो सिर्फ 15 सेकंड में बेहोशी छा जाएगी और 2 मिनट के अंदर मौत तय है। यानी बिना स्पेशल इक्विपमेंट के वहां 1 मिनट भी जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। और हाँ, बात सिर्फ हवा पर खत्म नहीं होती। -125 डिग्री सेल्सियस सुनने में ही कंपा देने वाला नंबर है ना। मार्स का औसत तापमान इतना ज्यादा ठंडा होता है कि हमारी पृथ्वी का अंटार्कटिका भी उसके आगे गर्म लगने लगे। ये एक ऐसी हड्डी तोड़ जमा देने वाली ठंड है जो पल भर में इंसानों के खून को भी सीधा बर्फ का टुकड़ा बना सकती है। ये सच में एक ऐसा निर्दयी माहौल है जो लगातार हमारे वजूद को मिटाने की पूरी कोशिश करेगा। इस ठंड और जहरीली हवा के बाद एक और बहुत बड़ा और शांत जानलेवा खतरा मौजूद है, रेडिएशन। पृथ्वी के पास तो अपनी कमाल की मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूरज और आउटर स्पेस के हार्मफुल रेडिएशन से बचा लेती है, लेकिन मार्स के पास ऐसी कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है।
वहां जमीन पर सीधे कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन का हमला होता रहता है। इस टेबल को देखकर ही समझ आ जाता है कि मार्स पर गुजारा गया 1 साल पृथ्वी के 8 सालों के रेडिएशन रिस्क के बराबर है, जिससे वहां रहने वालों में कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इन सब असंभव लगने वाले जानलेवा खतरों के बावजूद हम वहां तक जाएंगे कैसे? इसका जवाब छिपा है आज के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल मिरेकल में, जिसका नाम है स्टारशिप। ये स्पेसएक्स का डिजाइन किया हुआ एक फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट है जो 100 से 150 मीट्रिक टन तक का वजन आराम से मार्स तक ले जा सकता है। इसके रीयूजेबल होने की वजह से स्पेस ट्रैवल का जो खर्चा पहले आसमान छूता था वो ड्रास्टिकली कम हो गया है। और सच कहूं तो इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के दम पर एलॉन मस्क का वो सपना सच होने के रास्ते पर है, जिसमें मार्स पर 10 लाख लोगों की एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बसाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, उस विशाल शहर को बसाने की प्रैक्टिकल शुरुआत आखिर कैसे होगी? जो पहले 10 से 20 सबसे बहादुर एस्ट्रोनॉट्स उस अनजान जमीन पर पहली बार कदम रखेंगे, उनके कंधों पर एक लंबा और बहुत भारी टू डू लिस्ट होने वाला है। उन्हें वहां जाकर रहने के लिए हैबिटेट मॉड्यूल सेटअप करने होंगे, हवा में से जीने लायक ऑक्सीजन बनाने का पूरा सिस्टम लगाना होगा, एनर्जी के लिए ढेर सारे सोलर पैनल्स बिछाने होंगे और जमीन से पानी निकालने के लिए मशीन्स लगानी होंगी। ये लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आने वाली जनरेशन के लिए सर्वाइवल का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब यहां एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। पृथ्वी से लगातार करोड़ों किलोमीटर दूर हर एक ईंट और सामान भेजना तो बहुत ही ज्यादा महंगा बल्कि इम्पॉसिबल पड़ेगा। इसलिए एक बहुत ही चतुर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं ISRU। इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्स पर जो लोकल रिसोर्सेज मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके जिंदा रहने और नई चीजें बनाने के तरीके निकालना। अगर लंबे समय तक मार्स पर अस्तित्व बनाए रखना है तो पूरी तरह से वहीं की मिट्टी और वहीं के पानी पर निर्भर होना पड़ेगा। तो सामान का तो हो गया, पर रहने का बंदोबस्त कैसे होगा वहां? शुरुआत में तो पृथ्वी से भेजे गए उन्हीं महंगे प्री फैब्रिकेटेड पॉड्स में रहना पड़ेगा जो मार्स की सतह पर सेट किए जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान इससे बिल्कुल अलग और बहुत स्मार्ट है। असली फ्यूचर वहां अंडरग्राउंड रहने में ही है। जमीन से कुछ मीटर नीचे बसने पर एक फायदा तो ये है कि टेम्परेचर काफी स्टेबल मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, मार्स की मिट्टी खुद एक नेचुरल शील्ड का काम करेगी जो उस जानलेवा स्पेस रेडिएशन से बचाएगी। फ्यूचर में वहां अर्थ से बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स भेजे जाएंगे जो मार्स की आयरन से भरी हुई लाल मिट्टी का ही इस्तेमाल करके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब आते हैं उस सबसे जरूरी चीज पर जिसके बिना लाइफ का कोई चांस ही नहीं है, पानी। मार्स पर पानी कहां से आएगा? क्योंकि पानी के बिना ना तो पीने का काम चलेगा और ना ही वापस आने के लिए फ्यूल बनेगा। खुशी की बात यह है कि मार्स के दोनों पोल्स पर और उसकी जमीन के ठीक नीचे करोड़ों क्यूबिक किलोमीटर्स बर्फ दबी हुई है। प्लान बड़ा क्लियर है। ड्रिल करके इस बर्फ को निकाला जाएगा और फिर उसे हीट करके प्यूरिफाई करके पीने लायक पानी बनाया जाएगा। और यही नहीं, आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसी पानी से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट्स के लिए फ्यूल दोनों बनाए जाएंगे। ये मार्स पर सर्वाइवल की सबसे बड़ी पहेली का एकमात्र हल है। पानी का इंतजाम होने के बाद बारी आती है खाने की। पर दिक्कत यह है कि मार्स की मिट्टी में परक्लोरेट्स नाम के काफी टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद हैं, इसलिए वहां सीधे मिट्टी में चने या गेहूं नहीं उगाए जा सकते। इसका हल ये है कि हमें बिना मिट्टी वाली खेती यानी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। चारों तरफ एक बंजर लाल रेगिस्तान है और उसके बीच बने हुए बड़े बड़े ग्लास डोम्स के अंदर आर्टिफिशियल LED सनलाइट के नीचे हरी भरी सब्जियां उग रही हैं। ये सुनने में अजीब लगे, पर यह टेक्नोलॉजी आज भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली काम कर रही है। लेकिन सच कहूं तो आगे चलकर हमारा लॉन्ग टर्म लक्ष्य सिर्फ इन ग्लास डोम्स के अंदर डर डर के छुप कर रहना बिल्कुल नहीं है। इस पूरी चर्चा का सबसे हैरान कर देने वाला और सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस प्लान है टेराफॉर्मिंग। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है पूरे मार्स ग्रह को बिल्कुल अर्थ जैसा बना देना। जी हां, उसके पतले एटमॉस्फेयर को घना करना, वहां का फ्रीजिंग टेम्परेचर गर्म करना और धरती की तरह एक ऐसी हवा बनाना जिसमें बिना किसी भारी स्पेस सूट के सांस ली जा सके। ये एक पूरे के पूरे ग्रह का रूप बदलने की कोशिश होगी। सुनने में जरूर ये किसी ब्लॉकबस्टर साइफाई मूवी का प्लॉट लग रहा होगा, लेकिन इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो ये थियोरेटिकली पूरी तरह से मुमकिन है। और इसके मेथड सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जैसे कि मार्स के पोल्स पर ढेर सारे न्यूक्लियर ब्लास्ट करना ताकि वहां की जमी हुई बर्फ अचानक से पिघल जाए और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो सके।
या फिर स्पेस में ही बड़े बड़े जायंट मिरर्स लगाना जो सूरज की गर्मी को मार्स पर फोकस करें, या ऐसी फैक्ट्रीज लगाना जो लगातार ग्रीन हाउस गैसेस हवा में छोड़ती रहें। ये एक ऐसा विशाल मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसे आने वाली कई पीढ़ियां मिलकर आसानी से पूरा करेंगी। अब एक और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट, इस नए ग्रह पर इतने अलग माहौल में इंसान आखिर कैसे बदलेंगे। देखिए, मार्स पर पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी सिर्फ 38% है। इस बायोलॉजिकल रियलिटी का सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में जो बच्चे मार्स पर पैदा होंगे उनका फिजिकल विकास पृथ्वी के लोगों से बिल्कुल अलग ढंग से होगा। कम ग्रेविटी के कारण उनकी हड्डियां और मसल्स एक अलग ही स्ट्रक्चर लेंगे। मतलब कुछ ही पीढ़ियों के बाद वहां के इंसान पृथ्वी के इंसानों से दिखने में लंबे और पतले हो सकते हैं। ये लिटरली ह्यूमन एवोल्यूशन का एक बिल्कुल नया चैप्टर खोल देगा। इन सब साइंस और इंजीनियरिंग के बीच एक बड़ा ही फैसिनेटिंग और फिलोसॉफिकल सवाल उठकर सामने आता है कि मार्स पर बनने वाले उस नए समाज पर राज कौन करेगा, यानी मार्स किसका है। आज की जो अंतर्राष्ट्रीय आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके अनुसार स्पेस पर या वहां की जमीन पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। तो जब वहां एक नई कॉलोनी बनेगी तो उसके कानून आखिर कौन तय करेगा। सच पूछे तो ये अपने आप में इंसानियत के लिए एक नई और फ्रेश शुरुआत करने का एक सुनहरा मौका होगा, जहां हम धरती की पुरानी गलतियों को शायद न दोहराएं। अब ये सारी बातें सुनकर दिमाग में एक बात तो जरूर आती है, खर्चा। जाहिर है इस सब में पैसा बेहिसाब लगेगा। मार्स को कॉलोनाइज करने का खर्च $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। पर इस मैसिव कॉस्ट को समझने का एक और नजरिया है। पूरी दुनिया इससे भी कई ज्यादा पैसा हर साल सिर्फ अपने मिलिट्री बजट्स पर खर्च कर देती है। और सबसे जरूरी याद रखने वाली बात यह है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान जो भी नई टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं वो घूम फिरकर हमेशा पृथ्वी पर आम जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। जैसे पुराने अपोलो मिशंस के टाइम पर ही वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स और आधुनिक कंप्यूटर चिप्स डेवलप हुए थे, जिनका डेली फायदा आज हम सब उठा रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब कमाल आखिर होगा कब। अगर एक रियलिस्टिक रोड मैप पर नजर डालें तो 2030 तक पहला इंसान मार्स की जमीन पर अपने कदम रख सकता है। उसके बाद 2040 के दशक तक वहां एक परमानेंट रिसर्च बेस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 2050 आते आते हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां एक छोटी सी कॉलोनी बस चुकी होगी, और इस सदी के अंत तक यानी कि 2000 तक वहां एक पूरा शहर खड़ा हो सकता है जिसमें लाखों लोग रह रहे होंगे। ये सच में कोई दूर की फेरीटेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो इसी वक्त हमारी और आपकी आंखों के ठीक सामने रची जा रही है। हो सकता है कि कई लोगों को ये टाइमलाइन कुछ ज्यादा ही फास्ट लग रही हो, पर ऐसी स्थिति में हमें बस एक छोटी सी बात याद रखनी चाहिए कि इंसानी प्रगति कभी भी लीनियर नहीं होती, ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल होती है। याद कीजिए 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार बस एक बेसिक सा हवाई जहाज उड़ाया था, और ठीक उसके सिर्फ 66 साल बाद 1969 में इंसान सीधे चांद की सतह पर चल रहा था। हम कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, ये इतिहास का पन्ना उसका सबसे बड़ा और जिंदा सबूत है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार हम इसे खूबसूरत कोट में देख सकते हैं, कोई भी चीज तब तक ही असंभव लगती है जब तक कोई आकर उसे संभव ना बना दे। मार्स पर जाना सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, यह हमारी उस स्पिरिट का सबसे बड़ा प्रतीक है जिसने इंसानियत को कभी एक जगह रुकने नहीं दिया। अगली बार जब रात को आसमान की तरफ देखें और वहां वो चमकता हुआ लाल बिंदु नजर आए तो याद रखिएगा कि वहां का इतिहास इसी वक्त लिखा जा रहा है। सवाल अब बस ये बचता है, जब वहां जाने का और एक नया पन्ना शुरू करने का मौका आएगा तो क्या इंसानियत सच में उसके लिए तैयार होगी। ये वाकई में विचार करने वाली बात है।